नमस्ते। कोविड वैक्सीनेशन, खूब सारी भ्रांतियां, खूब सारी गलतफहमियां और ऊपर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर रोज आती नई बातें। जिसके पास जो भी फॉरवर्ड आया वो पूरी ऑथेंटिसिटी और कॉन्फिडेंस के साथ उसे सही सच्ची विद्या मानकर औरों तक फॉरवर्ड कर रहा है। ये गूगल डॉक्टर का कॉन्सेप्ट, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स कितना डैमेज कर रहे हैं हमारी सोच को, खास तौर से कोविड वैक्सीनेशन के कंटेक्स्ट में। ये सबके लिए एक बहुत चिंता का विषय है। आज मैं डॉक्टर अरविंद कुमार के साथ इन भ्रांतियों को सेटल करने की कोशिश करूंगा। हमने लोगों से इन भ्रांतियों और इन क्वेश्चंस को इकट्ठा करने की कोशिश की और आप हैरान होंगे कि हमारे पास एक बहुत लंबी सी लिस्ट बन चुकी है। कुछ क्वेश्चंस तो बड़े हंसी वाले भी हैं, लेकिन मैं उन्हें भी लेने की कोशिश करूंगा ताकि हमारी भ्रांतियां जो हैं वो एक ही बार में सॉर्ट आउट हो सकें। इस प्रोग्राम को मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके करना चाहूंगा ताकि हम एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकें। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को पूरी तरह से देखें और उसके बाद अगर आप सच में केयर करते हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कर पाएंगे उतना आप उनकी डाउट्स को क्लैरिफाई कर पाएंगे और ये भ्रांतियां जो फैलती जा रही हैं इन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरा डॉक्टर अरविंद कुमार से भी ये अनुरोध होगा कि हम फटाफट क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स लेके तेजी से चलेंगे ताकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड कर सकें। ये लाइव सेशन नहीं है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये रिकॉर्डिंग आप जितनी बार भी चाहें, जब भी चाहें देख सकते हैं, औरों के साथ देख सकते हैं और औरों को भी भेज सकते हैं। इसलिए समय है गूगल और व्हाट्सएप के सही इस्तेमाल का, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं सीधी सच्ची सही बातें विद डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर अरविंद, मेरा पहला क्वेश्चन ही शायद लोगों को हंसा सकता है, क्योंकि ये डाउट जो है ना, अगर प्लांट हो गया सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देगा कि क्या ये वैक्सीन वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। राजीव, वैक्सीन एक दवा है जो किसी बीमारी को रोकने के लिए दी जा रही है, और दवा का न तो कोई धर्म होता है, ना उसमें कोई वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होता है। दवा एक दवा है, वो किसी भी सोर्स से आई है, वो आपके हित के लिए है। इसलिए कृपया न उसका धर्म देखें, न उसका वेजिटेरियनिज्म देखें, उसको आपके भले के लिए बनाई गई एक दवा के रूप में देखें और उसका सदुपयोग करें। राजीव, ये आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि वैक्सीन का कोई धर्म नहीं होता और इसे हम जितने जल्दी अपनाएं यही हमारा धर्म है। अरविंद, एक और भ्रांति लोगों के दिमाग में है कि अगर हम इस वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे तो शायद इसका इस्तेमाल भारत में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पूर्णतया गलत है। मैं आपको बता दूं ये वैक्सीन क्या है। जब वायरस, हम कोविड के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जब कोविड वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वायरस के सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाती है। और वो एंटीबॉडीज अगर हमारे बॉडी में ऑलरेडी हो, तो जब अगर वायरस हमारे बॉडी में अटैक करेगा तो वो एंटीबॉडीज उस वायरस को हमारे शरीर के टिश्यूज के अंदर घुसने से रोकेंगी और इस तरह से वायरस का अटैक रुक जाएगा। तो वैक्सीन का पर्पस ये होता है कि वायरस के किसी हिस्से को ले लो जिसमें एंटीबॉडी स्टिमुलेट करने की कैपेसिटी तो हो, लेकिन बीमारी कॉज करने की कैपेसिटी ना हो। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन वास्तव में वायरस के ही शरीर का कोई हिस्सा है
जो बीमारी नहीं कॉज करेगा लेकिन बॉडी में सिमिलर एंटीबॉडी रिस्पांस क्रिएट करेगा। तो जिस बंदे को वैक्सीन दे दी गई उसके बॉडी में वो रिस्पांस आएगा और उससे वो एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अब फ्यूचर में अगर मैं वायरस को एक्सपोज होऊंगा तो जैसे ही वायरस मेरी बॉडी के टिश्यूज में जाने की कोशिश करेगा, वो जो एंटीबॉडीज, वो जो पुलिसमैन पहले से वैक्सीन की वजह से बैठे हुए हैं, वो पुलिसमैन उस वायरस को अंदर घुसने से रोक लेंगे और इस तरह से हमारा इन्फेक्शन रुकेगा। तो इसमें कहीं भी व्यक्ति की पोटेंसी, उसका स्पर्म्स या उसके ओवा या उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहीं पिक्चर में नहीं आता। इसलिए ये भ्रांति कि वैक्सीन से पॉपुलेशन कंट्रोल का कुछ काम किया जा रहा है, ये 100% गलत है राजीव। तो वैक्सीन का पर्पस आपके अंदर के वायरस को कंट्रोल करना है, भारत की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना कतई नहीं है। लेकिन अरविंद, इसके साथ एक और भ्रांति भी फैली जा रही है कि जिस तरह एक जमाने में बोला जाता था कि 2000 के नोट में एक चिप है जो आपके पैसे को ट्रैक कर सकता है, तो लोग सोचते हैं इस वैक्सीन को डालने से व्यक्तियों को भी ट्रैक किया जा सकता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये वैक्सीन एक लिक्विड के फॉर्म में आती है, 0.1 ml ली जाती है और वो आपके मसल में इंजेक्ट कर दी जाती है। तो शीशी के अंदर लिक्विड फॉर्म में आया, वो लिक्विड एक सिरिंज में गया और वो सिरिंज से आपके मसल में इंजेक्ट हो गया। मुझे बताइए कि इसमें कहीं भी कोई चिप कहां पिक्चर में आ रहा है? तो कहां से आप लिक्विड के फॉर्म में, मुझे नहीं लगता आज की तारीख में किसी भी विश्व के किसी भी देश ने लिक्विड फॉर्म में आने वाला कोई चिप बना रखा है। तो जब लिक्विड इंजेक्ट हो रहा है तो चिप का तो कहीं पिक्चर में सवाल ही नहीं आता। सही कह रहे हैं। दर्शक ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे प्रश्न सच में आ रहे हैं? जी हाँ, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए उन प्रश्नों का निवारण करने के लिए ही हम ये कन्वर्सेशन डॉक्टर अरविंद कुमार के साथ कर रहे हैं। अब एक और इशू आ गया लोगों के दिमाग में कि भैया, ये वैक्सीन से तो हमारा डीएनए ही ऑल्टर हो जाएगा। तो डॉक्टर अरविंद, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? राजीव, जैसा मैंने पहले बताया था, इन वैक्सीन्स के अंदर वायरस के सरफेस पर पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन्स को इस्तेमाल किया गया है। अब इस समय 100 से ऊपर वैक्सीन अंडर डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हैं। सबने अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज की है। किसी ने मैसेंजर आरएनए बेस्ड है, किसी ने डीएनए बेस्ड है, किसी ने स्पाइक प्रोटीन को लिया है, किसी ने किसी को लिया है। हम उनके डिटेल्स में जा नहीं सकते और न जाने की जरूरत है लोगों की भ्रांति दूर करने के लिए। तो वायरस के बॉडी का कोई पोर्शन लेकर के उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है, जिससे उसमें एंटीबॉडी इंड्यूस करने की ताकत तो है लेकिन बीमारी इंड्यूस करने की ताकत नहीं है। उसको जब आपके शरीर में हम इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। वो एंटीबॉडी फ्यूचर में अगर वायरस हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है तो उसको एंटर करने से रोक देती है। अब मुझे बताइए, इस सारे प्रोसेस में आपका डीएनए कहां से पिक्चर में आया? जो चीज आपको इंजेक्ट की जा रही है वो वायरस का एक छोटा सा इनएक्टिवेटेड पार्टिकल है। वो आपके बॉडी में जाता है, एंटीबॉडी रिस्पांस बनाता है और उसके बाद डिसअपीयर हो जाता है। तो वो डीएनए में इनकॉर्पोरेट होने का कोई क्वेश्चन नहीं होता। यह अगेन पूरी तरह से फैलाया हुआ या कुछ लोगों ने जानबूझ के फैलाया हुआ भ्रम है, झूठ है राजीव। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद। हम डेफिनेटली सरल भाषा में आम आदमी की जुबान के अंदर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं ताकि हर कोई इसे समझ सके। हम कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते जिससे कि कोई और इंटरप्रिटेशन हो सके। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि आज आपके सामने एक एक्सपर्ट डॉक्टर इन भ्रांतियों का निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसे सरल भाषा में समझिए, उसके मर्म को समझिए और ऑब्वियसली दूसरों को भी समझाइए। डॉक्टर अरविंद, ये माना जा रहा है कि इस वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे वेट गेन, लो सेक्सुअल ड्राइव, मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस और काफी तरह की एलर्जीज। अब ये रिसर्च इस बारे में क्या कहती है? मैंने खुद ये वैक्सीन लगवाई है। मेरे डिपार्टमेंट में 15 से ऊपर लोग हैं, मेल्स एज वेल एज फीमेल, सबने लगवाई है।
मेरी वाइफ ने लगवाई है, मेरे जानकारी में सैकड़ों डॉक्टर्स और सैकड़ों और दोस्त लोग, फैमिली मेंबर्स सब लोग हैं जो कि अभी तक के गवर्नमेंट के क्राइटेरिया को मीट करते हैं, जिन्होंने लगवाई है। पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। हमारे देश में भी अब तक करीब करीब 5 करोड़ लोगों को ये लग चुकी है। साइड इफेक्ट्स क्या है? जहां पर वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है वहां पर थोड़ी सी रेडनेस हो सकती है, लगाने के कुछ घंटे के बाद आपको हल्का सा फीवर हो सकता है, चिल्स यानी ठंडक की फीलिंग हो सकती है, कपकपी सी हो सकती है, मैलेज यानी कि शरीर टूटा हुआ सा लग सकता है, हल्का सा बुखार हो सकता है। ये सब चीजें हैं जो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर देखी जाती हैं। कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट्स ये है। कुछ लोगों में बहुत ही छोटे नंबर में कुछ रिएक्शंस हो सकती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, और जो सबसे फियर्ड है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जहां की एक बहुत ही सीरियस एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, सांस फूलने लगती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। वो थ्योरेटिकली हो सकता है, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक जो करीब करीब 5 करोड़ से ऊपर इंजेक्शन हमारे देश में लग चुके हैं, उसमें ट्रू एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन ना के बराबर देखने को मिली है। कुल 250 लोगों को एडमिशन की जरूरत पड़ी, लेकिन वो कुछ घंटों या मैक्सिमम 24 आवर्स के ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। तो मैं ये कहूंगा कि बजाय थ्योरेटिकल बात करने के ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, उसकी जगह हम क्यों ना क्या हुआ है उस पे जाएं कि 5 करोड़ लोगों को लग गई है देश में, करोड़ों लोगों को लग चुकी है विश्व में, हम देखें कि उनको क्या हुआ है। अगर 5 करोड़ में अगर एक भी डेथ नहीं हुई है, तो ये कहना कि वैक्सीन से महामारी फैल जाएगी, लाखों लोग मर जाएंगे, ऑब्वियसली ये झूठ है। तो राजीव, समरी ये है कि साइड इफेक्ट्स बहुत थोड़े हैं, थोड़े लोगों में होते हैं, इजीली मैनेज हो जाते हैं, और जितना भारी एडवांटेज वैक्सीन लगवाने से आता है, उनके सामने ये साइड इफेक्ट्स एक ना के बराबर है। इसलिए हमें साइड इफेक्ट्स की चिंता नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन से मिलने वाले फायदे को सोचकर तुरंत इसको लगवाना चाहिए। राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। नन्हे बच्चे को हम वैक्सीन लगवाते हैं, उसकी बाजू पर भी हल्के से साइड इफेक्ट्स आते हैं, उसकी तीमारदारी करते हैं। बचपन में आपने भी इस तरह की वैक्सीन लगवाई है। जब आपको कुछ नहीं हुआ, आपके बच्चों को कुछ नहीं हुआ, तो इस वैक्सीन से रेस्ट एश्योर हो जाइए कि कुछ नहीं होने वाला। फैक्ट्स पे जाइए, ना कि हियरसे पे, सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना बंद कीजिए। लेकिन अरविंद, एक इशू ये भी आ रही है कि लोगों को लगता है कि इस वैक्सीनेशन से साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज भी है, कि लोग बहुत एग्रेसिव होते जा रहे हैं और हो सकता है उन्हें किसी प्रकार की मेंटल इलनेस भी हो जाए, जो आज हम जान नहीं पा रहे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। ये कोई पहली दुनिया की पहली वैक्सीन नहीं है। पिछले 40-50 साल से अरबों लोगों को विश्व भर में टीबी से लेकर पोलियो से लेकर मम्स, मीजल्स, डिप्थीरिया, किस किस चीज की हेपेटाइटिस, किस किस चीज की वैक्सीन नहीं लग चुकी है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आज तक कहीं किसी वैक्सीन से रिपोर्ट नहीं हुआ। कोई माइनर इश्यूज यहां वहां होंगे, वो तो हर दवा में होते हैं। कौन सी दवा ऐसी है जिसका कभी ना कभी किसी ना किसी को कोई रिएक्शन नहीं होता है? हमें इस भ्रांति को ध्यान नहीं देना है। कोई साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स, कोई मूड डिस्टर्बेंसेस, कोई मूड चेंजेस इससे नहीं है, नहीं है, नहीं है। राजीव, अ, अरविंद, ये बहुत अच्छा किया कि आपने इन सब भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की। मैं कुछ भ्रांतियां और भी लूंगा, लेकिन एक इशू मेरे को लगता है कि कहीं पर इंटरनेशनल बॉडीज में और सरकार में भी क्लैरिटी की कमी है, जिसके ऊपर मैं आपका ओपिनियन चाहूंगा। कि हर कुछ दिनों के बाद एक नई स्टेटमेंट आ जाती है। अभी काफी समय तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में कहा गया था कि भैया 28 दिन के बाद में आपने दूसरा इंजेक्शन ले लेना है, शॉट। लेकिन अब कहा गया है कि कोवैक्सीन तो ठीक है 4 से 6 हफ्ते के बीच में, लेकिन कोविशील्ड को 6 से 8 हफ्तों के बीच में लेना चाहिए। तो जब ये सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, इंटरनेशनल बॉडीज की भी रिसर्चेस अलग अलग कहती हैं कि पहले 6 फुट की दूरी होती थी, अब कुछ अमेरिकन स्टडी ये भी कह रही हैं कि 3 फुट भी सफिशिएंट है। तो इन सब के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? राजीव, कोविड से विश्व का जो टोटल एक्सपीरियंस है वो करीब करीब 1.25 साल का है।
यह दिसंबर 2019 में चाइना से शोर मचा था और जनवरी आते आते ये विश्व भर में महामारी का रूप ले गया था। हमारे देश में मार्च 2020 में ये जोर से शुरू हुआ था और 23 मार्च से लॉकडाउन हुआ था। तो अगर आप साइंटिफिक बॉडीज देखें या वर्ल्ड की हेल्थ बॉडीज देखें, सबका जो टोटल एक्सपीरियंस है वो करीब करीब 1.25 साल का है। जो कुछ भी लिटरेचर, जो कुछ भी डेटा हमारे पास है, वो सब कुछ 1.25 साल का है। बड़ी भयंकर स्पीड से इसमें रिसर्च हो रही है और जैसे जैसे रिसर्च हो रही है, चीजें क्लैरिफाई हो रही हैं, हमारी थिंकिंग भी बदल रही है। मुझे याद है कि जब मैंने मार्च 2020 में इंटरव्यू दिए थे मास्क के बारे में, तो केवल हेल्थ केयर वर्कर्स को मास्क लगाने की बात की थी, पब्लिक को मास्क लगाने के लिए मना किया था। बल्कि हमने यहाँ तक कहा था कि मास्क लगाने से इचिंग वगैरह होगी तो आप हाथ को फेस पे लगाएंगे, उससे आपका इन्फेक्शन का रेट बढ़ चुका है। उस समय की सोच पर बेस्ड स्टेटमेंट था। उसके एग्जैक्टली 3-4 महीने के बाद हम ही सब लोग डॉक्टर्स ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि नहीं, पब्लिक को मास्क लगाने से ये होगा। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जैसे जैसे रिसर्च आ रही है, आप उसके हिसाब से अपनी एडवाइजरी को चेंज करते जा रहे हैं। यही चीज हुआ है इसमें भी। जो रिसर्च फेज 3 ट्रायल में हुई थी, उसमें कुछ लोगों को 4 हफ्ते के गैप पे लगी थी, कुछ लोगों को 6 से 8 हफ्ते के गैप पे लगी थी। और ऐसा देखा गया था कि जिन लोगों को 6 से 8 हफ्ते के गैप पे लगी, उनमें जो एंटीबॉडी लेवल्स थे वो दूसरे ग्रुप के मुकाबले कुछ हायर थे। अब ये एक सब ग्रुप एनालिसिस थी। शुरू में लॉजिस्टिक्स रीजन से इसको 4 हफ्ते के लिए रिकमेंड किया गया था, लेकिन अब जो पिछले 2-3 महीने में जो चीजें और क्लैरिफाई हुई हैं, उसके ऊपर यह रिकमेंडेशन बेस्ड है कि कोविशील्ड के लिए 8 हफ्ते का गैप अगर दिया जाए तो वो 4 हफ्ते के मुकाबले बेटर है। कोवैक्सीन में अभी भी उसको 4 हफ्ते रखा गया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह इवॉल्विंग और कंटिन्यूइंग रिसर्च से निकलने वाले निष्कर्ष हैं। आई एम श्योर हो सकता है अब से 6 महीने बाद शायद अभी इसमें हम और कुछ चेंज कर दें, तो वो भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वो कंटिन्यूइंग रिसर्च से निकलने वाले निष्कर्ष होंगे। हर स्टेप पे जो पब्लिक के लिए बेस्ट है वही गवर्नमेंट और हेल्थ बॉडीज कंटिन्यूअसली रिकमेंड कर रही है। राजीव। अरविंद, आपने बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन दी और व्यूअर्स को ये समझना जरूरी होगा कि 1-1.25 साल के अंदर हम एक बहुत भयंकर धुंध के बीच में से निकलते जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रास्ता साफ होता जा रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कोई भी जब न्यूज आती है तो उसे नेगेटिव ना लेकर चलें, उसे एक डिस्कवरी मानकर चलें और उस डिस्कवरी के अनुसार हम आगे बढ़ते चलें। सिचुएशंस बदल सकती हैं, हमने कभी इसे एंटीसिपेट नहीं किया था। अब क्योंकि समस्याएं हमारे सामने हैं, तो जब से जैसे धुंध हटती जाएगी और क्लैरिटी हमारे साथ आती जाएगी। इसलिए वो जो कंफ्यूजन लोग पैदा कर रहे हैं उसमें अपना योगदान मत करें तो बेहतर होगा। अरविंद, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि अब लोगों के सवाल आ रहे हैं कि कुछ लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। उनका मानना यह है कि क्या मुझे इस वैक्सीन की अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे अंदर तो अब एंटीबॉडीज डेवलप हो ही चुकी हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? राजीव, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हम ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, कुछ लोगों ने अपने एंटीबॉडी लेवल्स कराए हैं, उनको एडिक्वेट लेवल्स हैं, कुछ लोगों ने एंटीबॉडी लेवल्स कराए हैं, नहीं है। तो इसका बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं उसी को, गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। इसमें कोई मैं अपना अलग से एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको पास्ट में कोविड हो चुका है या नहीं हो चुका, एंटीबॉडी लेवल्स हैं या नहीं है, आज की तारीख में रिकमेंडेशन ये है कि आपको ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। इवन इफ आपके बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, तब भी अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपका प्रोटेक्शन और अच्छा हो जाएगा, कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसलिए पहले कोविड हो चुका है या नहीं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। लगी। अब इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी हमारे को कोविड चल रहा है, तो मैं किस समय जाके वैक्सीन की बात करूं? हाँ, अगर कोविड अभी आप एक्टिव, देखिए ये तो एक बेसिक चीज है
ये खाली कोविड की नहीं है, और वैक्सीन का भी कहा जाता है कि अगर आपको फिब्राइल इलनेस चल रही है, अगर आपको फीवर है, गला खराब है, जुकाम चल रहा है, इस तरह का कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन बॉडी में है, फीवर वगैरह चल रहा है, तो उस समय वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि वो एक एप्रोप्रिएट समय नहीं है। उसको सेटल होने का वेट करें, 1-2 हफ्ते के बाद रिकवर करने के बाद वैक्सीन लगवाएं। तो यही चीज कोविड के लिए भी है कि अगर आप अभी एक्यूट कोविड इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं तो इस समय नहीं लगवाना है, उससे रिकवर हो जाइए, 1-2 हफ्ते का समय बीतने दीजिए, उसके बाद आप वैक्सीन लगवाएं। कई लोगों का ये भी मानना है कि जो सरकार कह रही है हम तो मानते जा रहे हैं, जो जो सरकार की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से फॉलो कर रहे हैं और घर पे ही हैं, हम कहीं बाहर निकल ही नहीं रहे, तो क्यों ना वेट करें जब तक कि ये समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए और हमें वैक्सीन के बिना ही काम चलाना पड़े। राजीव, ये समस्या घर पे रहने से जड़ से खत्म नहीं होगी, ये समस्या सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाने से ही खत्म होगी। देखिए, घर पे रहने से आप अपना एक्सपोजर अवॉइड कर रहे हैं, अपने को रेजिस्टेंट नहीं बना रहे हैं। आप एक्सपोजर, ये ऐसे ही हुआ जैसे कोई दुश्मन है बाहर सड़कों पे और हम अपने घर के अंदर छुप के बैठ गए। दुश्मन बाहर खड़ा हुआ है, उसके हाथ में बंदूक है और हम घर में छुपे बैठे हैं, तो क्या हम पूरी जिंदगी छुपे बैठे रहेंगे? नहीं। हम जिस समय हमारे पास कोई हथियार नहीं था, जैसे लास्ट ईयर 2020 में हमारा बेस्ट ऑप्शन था कि हम छुपे बैठे रहे। हमने मास्क लगाया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस की, हैंड हाइजीन प्रैक्टिस की, बंद जगहों में लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हुए, इन सब चीजों ने हमारी मदद की। आज हमारे पास एक हथियार है जिससे हम उस दुश्मन जो सड़क पे घूम रहा है उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो आज के लिए जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो ये है कि हम इस हथियार का इस्तेमाल करें, इस हथियार से अपने को सक्षम बनाएं उस दुश्मन को तहस नहस करने के लिए। और जब तक सारे लोगों में ऐसा नहीं हो जाता तब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन भी प्रैक्टिस करते रहे। आपने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बिकॉज पिछले साल जब आपकी और मेरी चर्चा चला करती थी तो मैं चाणक्य को कोट किया करता था, जब उन्होंने कहा कि शत्रु यदि अदृश्य हो तो छिप जाना ही बेहतर है। तब से आज की परिस्थिति में बहुत फर्क पड़ा, चेंज हो गया। क्योंकि अब हमारे पास वो तरीका है जिससे हम शत्रु की पहचान कर उस पर अटैक कर उसको जड़ से मिटा सकते हैं। इसलिए हम अब वो पुरानी एक और सोच है, अटैक इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डिफेंस, उसे लेकर आज चलें। आज राजीव, हमारे पास शत्रु के साथ दो दो हाथ करने के लिए एक सक्षम हथियार है। जी तो ऐसे में उस हथियार को इस्तेमाल ना करके आज भी छुपे बैठे रहना वो समझदारी नहीं है। बिल्कुल। अरविंद, अब मैं आपको एक थोड़ा सा अधिक समय दूंगा ताकि आप एक ही बार में एक डिटेल्स में आंसर दे सकें कि क्वेश्चन आता है कि किस तरह की बीमारियों में इसे लेना चाहिए और कौन सी कैटेगरी के लोगों को अभी ये वैक्सीनेशन ना लेनी चाहिए, जैसे कि प्रेग्नेंट मदर्स या स्मॉल चिल्ड्रन, तो ये कैटेगरी होगी जिनके लिए अभी शायद टेस्ट ही नहीं हुए हैं, इसलिए उनके लिए रेकमेंडेड नहीं है। तो जी किन के लिए रेकमेंडेड है, किन के लिए रेकमेंडेड नहीं है, अगर आप एक छोटी सी लिस्ट ही सामने रख दें जी। तो लोगों को संक्षेप में पता लग जाएगा कि भैया ये डूज एंड डोंट्स हैं जो डॉक्टर अरविंद कुमार कह रहे हैं। तो नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। पहली बात राजीव, मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं केवल हम इसको डॉक्टर अरविंद व्यक्त कर कुमार रहा के हूं। माध्यम ये से सुन रहे हैं। जो भी मैं बोल रहा हूं वो सब भारत सरकार की रिकमेंडेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी मेडिकल बॉडीज की जी रिकमेंडेशंस पर बेस्ड है। इसमें से कोई भी मेरी पर्सनल ओपिनियन जी नहीं है, बिल्कुल। और मैं केवल उसको आप तक पहुंचाने का एक माध्यम जी मात्र हूं। नंबर 1। नंबर 2, जो आज की तारीख में रिकमेंडेशंस है ये सारे एडल्ट्स के लिए है, तो 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को ये दिया जा रहा है। हम आज की तारीख में जो चिल्ड्रन यानी 18 से नीचे के लोग और प्रेग्नेंट मदर्स, ये दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें अभी इसको ट्राई नहीं किया गया था। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको ये नुकसान पहुंचाएगा, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनमें सेफ्टी डेटा अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और चूंकि वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो नॉर्मल लोगों को दी जाती है, तो वहां सबसे पहला स्टेप होता है सेफ्टी डेटा एस्टैब्लिश करना।
तो इन द एब्सेंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड सेफ्टी डेटा प्रेग्नेंट मदर्स और चिल्ड्रन को अभी ये रिकमेंडेड नहीं है। उसके अलावा सारे एडल्ट्स को ये रिकमेंडेड है। अब आता है कि उसमें किसको ज्यादा फायदा होगा। तो जिसको जितना कोविड होने का और कोविड के सीरियस होने का, कोविड से डेथ होने का जितना ज्यादा चांस है, उनको इस वैक्सीन की उतनी ही जरूरत है। इस एक सेंटेंस से आपका सवाल आंसर होना चाहिए कि अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट डिजीज है, दूसरी तमाम बीमारियां हैं, कोई ऐसी चीज है, आप स्टेरॉइड्स पे हैं, आपको पहले कैंसर हो चुका है, आपको पहले और कोई किडनी की बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, सॉफ्ट टिश्यू इलनेसेस जिससे आपकी बॉडी इम्यूनिटी कम हो चुकी है, तो अगर ऐसा है तो आपके कोविड होने का चांस ज्यादा है और कोविड होने की सूरत में मृत्यु होने का चांस ज्यादा है। आपको इस वैक्सीन से होने वाला लाभ दूसरे व्यक्ति के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति लोगों में है कि मुझे तो हार्ट डिजीज है, मुझे डायबिटीज है, मेरा ऑपरेशन हो चुका है, मुझे कैंसर है, मैंने स्टेरॉइड्स लिए हैं, मुझे किडनी डिजीज है, मेरे सॉफ्ट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, बहुत सारी डिजीजेस की लंबी लिस्ट है और इससे मेरी इम्यूनिटी कम हो रखी है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो एक्चुअली आपको वैक्सीन की जरूरत दूसरों से ज्यादा है। जैसा मैंने कहा था, जिस समय आपको एक्यूट फिब्राइल इलनेस चल रही है, आप वैक्सीन न लगवाएं। अगर आप इस समय कैंसर के लिए या किसी तरह के लिए एक्टिव कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, तो उसके कंप्लीट होने का वेट करें, कंप्लीट होने के 1-2 हफ्ते के बाद लगवाएं। अदरवाइज कोई भी बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, अस्थमा, किडनी डिजीज, लंग डिजीज, लिवर डिजीज, सॉफ्ट टिश्यू डिजीज, कोई भी बीमारी इसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। आप जितने इम्यून कॉम्प्रोमाइज हैं, उतना आपका वैक्सीन से होने वाला बेनिफिट ज्यादा होगा। राजी, मुझे बहुत लोगों के फोन आते हैं, किसी का पूरा लंग निकला हुआ है, किसी का लंग का लोब निकला हुआ है, किसी की दूसरी सर्जरी हो सकती है, किसी की फूड पाइप कैंसर की सर्जरी हो सकती है। सबके लिए स्टैंडर्ड आंसर है, वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए। राजी, अरविंद सर ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा कि वैक्सीन लगाना आवश्यक है। इन्होंने दुनिया भर की रिसर्च और भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ये चीज को आपके सामने रखने की कोशिश की है। और जरा सा भी डाउट हो तो किसी अनजान आदमी से, जिसको मेडिकल साइंस की कोई नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान लेने की बजाय बेहतर होगा कि अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को संपर्क करें और उनकी एडवाइस के अनुसार ही चलें, ना कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं। ये बार बार हम इस चीज को एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान। तो ये जितने नीम हकीम स्पेशलिस्ट अपने आप को समझकर चीजें फॉरवर्ड आपको कर रहे हैं, ये आपके दोस्त नहीं हैं, आपके शत्रु हो सकते हैं जाने अनजाने में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अरविंद, सुना है कि ये कुछ ब्लड क्लॉटिंग की भी प्रॉब्लम हो रही है कोविशील्ड के या कोवैक्सीन के केस में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी राजीव, इसमें मैं 2 इश्यूज हैं, क्योंकि एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन और होगा, उसको भी मैं साथ ही में जी। आंसर कर देता हूँ। 2 चीजें हैं, एक है कि लोग ब्लड थिनर्स पे या ब्लड क्लॉटिंग रोकने वाली दवाइयों पर हैं, तो क्या उनको लेना चाहिए कि नहीं, और दूसरा वैक्सीन से होने वाली क्लॉटिंग इश्यू। तो पहले पहला वाला इश्यू ले लेते हैं। अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं, जैसे इकोस्प्रिन, डी-प्लैट, ऐसी कोई भी टैबलेट पर हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगने से आपको कोई इश्यू नहीं होगा। हाँ, दूसरी कैटेगरी है एंटी कोएगुलेंट्स, जहां पर कोई आपको सिंड्रोम या कोई ऐसी गोली मिल रही है जिससे आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म को हम स्लो कर रहे हैं। जैसा कि हम अक्सर जिन लोगों को थ्रोम्बोसिस हो चुकी है, जिनके मैकेनिकल हार्ट वेल्व्स वगैरह होते हैं, उन लोगों को देते हैं, जिसमें उनका जो आईएनआर हम कहते हैं वो हम हाई रखते हैं। वैसी अगर इश्यू है और उसी से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसको हीमोफीलिया कहते हैं, जिसमें हमारे ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स लो हो जाते हैं और कहीं भी जरा सा भी चोट लगे तो वो क्लॉटिंग हो जाती है। हीमोफीलिया के पेशेंट्स या जो एंटी कोएगुलेंट्स के पेशेंट्स हैं,
उनको ये वैक्सीन अभी ऐसे नहीं लग सकती। आप क्लॉटिंग पैरामीटर्स नॉर्मल करके तभी लग सकती है। तो आपको ये बात वहां जो डॉक्टर हैं उनके नॉलेज में लाना चाहिए, वो इसको स्टेबलाइज करके फिर आपको वैक्सीन लगवाने लायक बनाएंगे। लेकिन जो ब्लड थिनर्स हैं जिसकी कैटेगरी लाखों में है, दूसरी वाली कैटेगरी छोटी, उसमें नंबर स्मॉल है, ब्लड थिनर्स से कोई इश्यू नहीं है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरी बात आई वैक्सीन से होने वाली थ्रोम्बोसिस की, जिसकी की यूरोपियन कंट्री से रिक्वेस्ट आई थी, रिपोर्ट्स आई थी। 14 कंट्रीज ने इनिशियली इसको बैन नहीं किया था, विदहोल्ड कर दिया था पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। उसमें अब ये क्लैरिफाई हो गया है काफी हद तक कि ये एक कोइंसिडेंस था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं था। इनफैक्ट उसमें से फ्रांस, इटली, कई सारे कंट्रीज हैं जहां उन्होंने वैक्सीन को दोबारा लगवाना शुरू कर दिया है। वैक्सीन करोड़ों की संख्या में वहां लोगों को लग चुकी हैं। कुछ लोगों को 40-50 लोगों को ये क्लॉटिंग की रिपोर्ट्स आई थी, जिनका कारण और भी हो सकता है। अब मैं आपको इंडियन डेटा देता हूं, करीब करीब 5 करोड़ के आसपास हम टच करने जा रहे हैं आज की तारीख में वैक्सीनेशन नंबर्स। एक भी, आई रिपीट, एक भी ऐसा क्लॉटिंग का केस हमारे यहां से नहीं रिपोर्ट। तो आप सोचिए भाइयों और बहनों कि अगर 5 करोड़ में से एक भी केस रिपोर्टेड नहीं है, जबकि फायदा इतना ज्यादा है, तो हम फायदे के बारे में सोचें या उस थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के बारे में। तो ये इशू बिल्कुल सेटल्ड है। राजीव, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अब हमारे को दो चीजों के साथ में संघर्ष करना पड़ेगा, और ये संघर्ष हमारे अपने दिमाग का ही है। पहला, लोग ऐसा कहते हैं, और दूसरा, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो इस तो का हर जवाब नहीं हो सकता, आपको फैक्ट्स के ऊपर लेके चलना पड़ेगा। और जो डॉक्टर अरविंद ने फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, उनके तथ्यों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। डॉक्टर अरविंद, एक क्लैरिफिकेशन और मैं चाहूंगा। हमने कैंसर ट्रीटमेंट की बात करी, बट जो पेशेंट डायलिसिस के ऊपर हैं या जो डेंटल प्रोसीजर्स के थ्रू जा रहे हैं, क्या वो इस समय ये मेडिसिन ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेडिसिन नहीं, वो वैक्सीन लगवा सकते सॉरी, मैं ओके। अब सवाल आता है कि मेरी जो दूसरी रूटीन की मेडिसिन हैं, क्या मुझे उनमें कोई अंतराल लाने की जरूरत है जब मैं वैक्सीन ले रहा हूँ? नहीं, वैक्सीन का किसी दूसरी मेडिसिन से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि जिस समय आपको फीवर, आपको अगर फीवर है, सोर थ्रोट है, वायरल फीवर है, कोई भी दूसरा फीवर चल रहा है, उस समय एक्टिव वैक्सीनेशन हम रिकमेंड नहीं करते। उसके अलावा आप जो भी मेडिसिन, हार्ट की, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, अस्थमा की और किसी भी बीमारी की जो भी मेडिसिन आप लेते हो, उसको लेते रहें। किसी मेडिसिन का इसके साथ कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं है। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि भैया हमने पहला शॉट भी ले लिया, दूसरा शॉट भी ले लिया, क्या ये फुल प्रूफ है कि हमारे को अब कोविड नहीं जी होगा, और अगर हो गया तो क्या होगा? जी, तो इसमें बड़ा क्लियर आंसर है कि जब आप पहला शॉट लगवाते हैं तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। वो एक सर्टेन रिस्पॉन्स आता है, लेकिन जो लेवल्स पहुंचते हैं वो आपको टोटल प्रोटेक्शन देने के लिए एडिक्वेट नहीं है। तो आप अभी प्रोटेक्टेड नहीं है। कोवैक्सीन के लिए 4 हफ्ते के बाद और कोविशील्ड के लिए पहले 4 हफ्ते था, अब 6 से 8 हफ्ते कहा जा रहा है के बाद जब दूसरा शॉट लगता है तो वो एक बूस्टर की तरह काम करता है। हमारी बॉडी ऑलरेडी प्राइम्ड थी पहले शॉट से, दूसरा शॉट लगने से वो प्राइम्ड बॉडी में जब दूसरा चैलेंज आया तो एक बड़ा हाई लेवल का एंटीबॉडी रिस्पॉन्स माउंट होता है, जो अगले 2 हफ्ते में पीक पे पहुंचता है। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद आप अपने को प्रोटेक्टेड मान सकते हैं। तो ये जो पहला शॉट लगाना और दूसरा शॉट लगने के बाद 2 हफ्ते तक का जो पीरियड है, इसमें आप पार्टली वैक्सीनेटेड हैं बट टोटली प्रोटेक्टेड नहीं है। एक बात, इसलिए आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, एक जगह पे भीड़ वाली जगहों पे ना इकट्ठे होना, ये सब आपको प्रैक्टिस करना होगा। नंबर 1। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट कि सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद भी आपका जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वो करीब करीब 80% के आसपास है। ये फिगर्स थोड़ी बहुत वेरी कर सकती हैं। इनिशियली था 90%, फिर बीच में 72% की फिगर आई थी। एक राउंड फिगर हम 80% ले लेते हैं कि 80%। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100 लोगों ने वैक्सीन लगवाई
तो और वो 100 के 100 एक्सपोज हुए वायरस को, तो 80 को ये डिजीज नहीं होगी, 20 को अभी भी डिजीज हो जाएगी। अब इससे डिप्रेस होने की बात नहीं। आप सोचेंगे अरे वैक्सीन लगाने के बाद भी बीमारी हो गई तो फायदा क्या हुआ जी? तो फायदा ये हुआ जी, दो बहुत बड़े फायदे हैं, मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। नंबर 1, पहले अगर 100 लोग एक्सपोज होते तो 100 के 100 को बीमारी होती। अब 100 में से 80 तो पहले ही बच गए। अब जो बाकी 20 बचे उनका क्या हो रहा है? तो जो फेज 3 ट्रायल हुए हैं दोनों वैक्सीन के या और वैक्सीन के, उसमें कैटेगोरिकली और क्लियरली ये देखा गया कि जिन लोगों को कोविड हुआ वैक्सीनेशन के बाद भी, उस ग्रुप को, जब जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिली थी उस ग्रुप में जो कोविड हुआ उनसे कंपेयर किया गया तो पाया गया कि वैक्सीनेटेड ग्रुप में अगर कोविड होता है तो वो माइल्ड होता है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई डेथ्स नहीं रिपोर्टेड थी। यानी कि वैक्सीन लगवाना हमारा कोविड से डेथ ना होने का एक ऑलमोस्ट सर्टेन प्रोटेक्शन हो गया। 80% को तो बीमारी होगी नहीं, 20% को होगी तो माइल्ड होगी, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा और डेथ नहीं होगी। जबकि वो ग्रुप जिसको वैक्सीन नहीं लगी थी उसको जब कोविड हुआ तो उसमें डेथ हुई। तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि वैक्सीन से फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है, डेथ मोस्ट लाइकली अवॉइड हो जाती है, और वैक्सीन से जो नुकसान की जो लिस्ट है वो बहुत छोटी है। इसलिए कुल मिला के संतुलन लगवाने के फेवर में है, लगवाने के फेवर में है, लगवाने के फेवर में। राजीव, एक आम आदमी की भाषा है कि जूता पुराना रहने दो, नया जूता काटेगा। लेकिन अगर नया जूता हल्का सा पिंच भी करता है तो थोड़ी ही देर में आपका पैर भी एडजस्ट हो जाता है और आप शान के साथ चलते हैं। डॉक्टर अरविंद भी आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से अगर हो सकता है एक आध दिन के लिए हल्की फुल्की थोड़ी असुविधा हो तो उसे बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। आपका जीवन बहुमूल्य है और उसके ऊपर कोई आंच आने की संभावना नहीं है अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो। अरविंद, पिछले साल एक मेडिसिन को बहुत पॉपुलर किया गया, हो गई थी, आइवरमेक्टिन 12, ताकि वो लोग लेंगे तो एटलीस्ट जो अंदर डुप्लीकेशन ऑफ वायरस है उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। जी। तो जब जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं कि उन्हें कब तक ये मेडिसिन को लेते रहना चाहिए? देखिए, आइवरमेक्टिन पे बहुत रिसर्च आई थी। एम्स भुवनेश्वर से एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने शो किया था कि ये लेने से उनके एम्प्लॉयज में जिस ग्रुप ने ली उसमें कोविड का इंसिडेंस कम था, और जिस ग्रुप ने नहीं ली उसमें रिलेटिवली हायर था। जबकि कुछ दूसरी जगहों से कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स भी आई थी। फाइनल वर्ड इसमें शायद अभी भी आना बाकी है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप ले रहे थे तो जब तक सेकेंड डोज की 2 हफ्ते के बाद का पीरियड नहीं निकल जाता तब तक शायद आप इसको एज इट इज लेते रह सकते हैं, क्योंकि पहली डोज से आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। क्योंकि और इसके साइड इफेक्ट्स भी सुनने में आया कि नहीं के बराबर हैं, ना तो के लेने में बराबर, ना के, इसकी तो लेने में सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, और हम्म, इसलिए अगर आप ले रहे थे अब तक किसी कारणों से तो हम्म। सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद तक आप उसको लेते हैं। अब उसके लोगों की कुछ बाद क्यूरियोसिटीज भी हैं, वो ये हैं कि क्या इस मेडिसिन को लेके जनरली क्या होता है कि जब भी आप डॉक्टर से हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो खूब सारे लोग बड़ी सारी एहतियात बरतने की बात करते हैं, डाइट में चेंजेस की बात करते हैं, रेस्ट की बातें करते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? तो जब आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो उससे पहले थोड़ा अपने को हाइड्रेट कर लें। अगर मान लीजिए आप 6-8 घंटे से फास्टिंग है, आप डिहाइड्रेटेड हैं, ऐसे में आप वैक्सीन लगवाएंगे तो वैसे ही आपको घबराहट महसूस होने लगेगी। तो कृपया पानी, लिक्विड वगैरह अच्छी तरह से पी के जाएं, कुछ खा के जाएं, खाली पेट ना जाएं, और एक एहतियात के तौर पे आप किसी को साथ ले जाएं। आप वापस आइए। वैसे मैं तो ओपीडी रन कर रहा था, मैं ओपीडी के बीच में मुझे कॉल आई, मैं गया, वैक्सीन लगवाई, आधा घंटा जो मैंडेटरी वेटिंग था मैंने वेट किया, और उसके बाद मैं वापस आ गया। अगले 3-4 घंटे मैंने अपनी ओपीडी रन की। बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ। तो सेकेंड डोज में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो एक दिन के लिए घर में रेस्ट कर लीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। वो भी तब जब आपको कोई फीवर या ऐसे कोई सिम्टम्स हो तो। और अदरवाइज जबरदस्ती घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि आप कह रहे हैं राजीव, एक फोबिया
क्रिएट कर दिया गया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एज ए डॉक्टर जिसने खुद लगवाई है और जिसने सैकड़ों लोगों को अपने आसपास में लगवाते हुए देखा है, लगवाने में इन्वॉल्व भी हूं मैं आपको ये मैसेज दूंगा कि यह आज की तारीख में विश्व को कोविड क्राइसिस से बाहर लाने का हमारा सबसे अहम, सबसे पोटेंट वेपन है। और कोई भी व्यक्ति जो इस वेपन को यूज करने के रास्ते में रोड़ा अटका रहा है, वो मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है। इसलिए सबकी जरूरत है कि हम इन भ्रांतियों को दूर करें। जैसे जैसे गवर्नमेंट इसको ओपन कर रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, खुद लगवाएं, दूसरों को लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे जैसे हमारी 70-80% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी, हम इस क्राइसिस से बाहर आकर नॉर्मल जिंदगी की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। अरविंद, कई लोगों को ना देसी दवाइयों पर बड़ा भरोसा होता है, काढ़ा पीना, बाकी सब चीजें, ताकि जो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके, और वो उस पर इतना विश्वास करते हैं कि वो मानते हैं कि शायद इस वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। तो मैं इस प्रश्न के दो हिस्से हैं, क्या ये सही है, और नहीं तो वैक्सीन लेते वक्त क्या ये सब देसी दवाइयां भी साथ साथ चल सकती हैं, जिससे कि उनको लगे कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है? जी राजीव, मुझे देसी दवाइयों मतलब देसी वर्ड थोड़ा सा वैसा लगता है, मैं कहूंगा स्वदेशी स्वदेशी, दवाइयों से यू आर राइट, मुझे कोई स्वदेशी। ऑब्जेक्शन नहीं है। काढ़ा या और कोई भी चीजें जो अगर साइंटिफिकली प्रूव्ड है, अगर कोई भी एक काढ़े पर भी अगर किसी ने एक साइंटिफिक रिसर्च कर दी होती, रैंडमाइज ट्रायल कर दिया होता कि 1000 लोग लिए और 500 को काढ़ा दिया गया, 500 को काढ़ा नहीं दिया गया, और उनको इक्वल एक्सपोजर हुआ और देखा कि 1 महीने के बाद किस ग्रुप में ज्यादा हुआ, अगर वो प्रूव हो गया होता किसी ट्रायल में, तो मैं सबसे पहले टीवी पे, रेडियो पे आकर के उस काढ़ा को प्रपोज करता। एज ए साइंटिस्ट हमारी ड्यूटी है कि किसी भी साइंटिफिकली वैलिडेटेड चीज को हम प्रमोट करें, नॉट येट वैलिडेटेड चीज को हम बिना प्रूफ के वैलिडेट ना करें। आज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जमाना है। बट लॉन्ग एंड शॉर्ट, मुझे काढ़ा या किसी भी इम्यूनिटी बूस्टर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही उसका वैक्सीन से कोई इंटरेक्शन है। अगर आप इन चीजों को ले रहे थे और वैक्सीन के बाद लेना चाहते हैं तो लेते रहिए, ना वो वैक्सीन उनके साथ इंटरफेयर कर देगी, ना ये चीजें वैक्सीन अपना काम करेगी, ये अपना काम करते रहेंगे। बट वंडरफुल वैक्सीन जरूर आंसर्स। लगवाइए, जी वैक्सीन जी, जरूर लगवाइए। बिल्कुल। वैक्सीन, काढ़ा वैक्सीन का रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका एडजंक्ट हो सकता है, जी रिप्लेसमेंट नहीं है। जी। प्लीज। अरविंद, एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है कि कुछ शौकीन लोग होते हैं जो ड्रिंक्स करते हैं, स्मोक करते हैं, तो वैक्सीनेशन का इसके साथ में क्या संबंध है, कब कर जी, सकते हैं, कब नहीं कर सकते? तो स्मोकिंग के बारे में तो पहली चीज ये कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो स्मोकिंग कर रहा है, अगर आप अपने और अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा भी चिंता करते हैं, अपने से ज्यादा अगर अपने फैमिली, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, पेरेंट्स और लोगों की थोड़े से भी प्यार करते हैं, तो आज इसी वक्त स्मोकिंग को क्विट कर दीजिए। उसका कारण यह है कि हम सब देश में स्मोकर्स हैं, क्योंकि जो पॉल्यूटेड एयर को हम ब्रीथ कर रहे हैं, 10 से 20 सिगरेट पर डे, तो वो पॉल्यूटेड एयर वैसे ही हमें सिगरेट का नुकसान कर रही है, उसके ऊपर से एडिशनल सिगरेट्स लेकर के अपनी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? प्लीज सही कह रहे सिगरेट को तो आज ही बंद कर दीजिए। ड्रिंक्स का जहां तक सवाल है, अगर आप हैवी हैबिचुएटेड ड्रिंकर हैं और हैवी अमाउंट्स में लेते हैं, तो वो प्रूव्ड साइंटिफिक फैक्ट है कि वो आपकी बॉडी की जो इम्यूनोजेनिक कैपेसिटी होती है, यानी कि एंटीबॉडी लेवल्स को माउंट करने की जो कैपेसिटी है, उसको डाउन कर देती है। तो आपने वैक्सीन लगवाई दोपहर को और रात को आपने पूरी बॉटल खाली कर दी, तो जो बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्स माउंट नहीं कर पाएगी, एंटीबॉडी लेवल्स लो रहेंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जी ये बीच में 6-8 हफ्ते का पीरियड है, कभी कोई छोटा सा एक आध पैग अगर हम लेना चाहें, तो उसके लिए हम धीरे से हाँ कर देते हैं। बट रेगुलर ड्रिंकिंग, हैवी ड्रिंकिंग, बिग नो, क्योंकि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उससे कम हो जाएगा। राजीव, तो अरविंद ने कहा छोटा, और वो थोड़ा सा,
दैट्स एक इट। आध कभी इसके कभी। ऊपर ये मत कहिएगा कि इसको अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी की अच्छी समझ है और आपको उसके अनुसार कार्य करना है। सिगरेट इज ए कंप्लीट नो नो, नो। एंड ड्रिंकिंग इज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मॉडरेशन। अरविंद, एक आखिरी में कुछ एक सवाल क्विकली पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो क्या ये जो वैक्सीन्स हैं ये फ्यूचर प्रूफ हैं कि जो आने वाले नए स्ट्रेन्स हैं उनको भी लुक आफ्टर कर पाएंगी? पहले हम आज के प्रूफ तो हो जाएं, उसके बाद फ्यूचर यू आर प्रूफ राइट। की चिंता करें। तो मेरा बड़ा शॉर्ट सा आंसर है कि आज की तारीख में जो हमारे पास हथियार है, प्लीज हम उसको तो यूज करें। वो फ्यूचर प्रूफ है कि नहीं, कल की चिंता में हम आज को क्यों बर्बाद होने दें। सो धुंध आज के जो वेपन है उसको यूज करिए। कंपनीज भी कंटिन्यूअसली रिसर्च कर रही हैं। काफी लोगों का मानना है कि ये जो स्ट्रेन्स हैं इनमें माइनर वेरिएशंस हुए हैं, और जो मोस्टली जो उनका सीक्वेंस है वो सेम है, कुछ कुछ वेरिएशंस हैं। और ये जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में होगा, ये काफी हद तक हो सकता है उनको टेक केयर करे। हो सकता है कुछ स्ट्रेन्स को ना कर पाए। ऐसा कहा जा रहा है कि जो फ्यूचर में वैक्सीन आएंगी उनमें उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। बट मैं उस कंट्रोवर्सी या परसीव्ड प्रॉब्लम में जाने की जगह मैं ये विनती करूंगा सबसे कि आज जो हमारे पास अवेलेबल है, जो 99% स्ट्रेन्स को कवर करता है, उसको उसकी पावर को एक्सप्लॉइट करें पहले। कल क्या होगा उसकी चिंता कल पे छोड़ दें, आज की प्रॉब्लम आज सॉल्व करें। वंडरफुल अरविंद, आपने इस थोड़े से समय में बहुत सारी बातें कह डाली। हो सकता है मुझसे कोई सवाल चूक गया हो, तो इस सेशन को क्लोज करने से पहले कुछ हाँ, ऐसी चीजें हैं जो आप कहना चाहेंगे? मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि जी। मेरे हिसाब से एज ए डॉक्टर, एज ए सोल्जियर हु हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग हिज बिट इन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड, मैं एक अपील करना चाहूंगा कि जो इस समय जहां जिस कगार पे हम खड़े हैं, दो चीजों की सख्त जरूरत है। एक, वैक्सीन के फ्लड गेट्स खुल जाने चाहिए। देखिए गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्ड कर रही है। पहले उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया, फिर 60 प्लस और 45 प्लस विद कोमॉर्बिडिटीज को दिया। अब 1 अप्रैल से सारे 45 प्लस खुल जाएंगे। आई एम श्योर एक आध महीने बाद उसको कम करके 18 प्लस को खोल दिया जाएगा। वो अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, हमारी वैक्सीनेशन फैसिलिटीज के डेवलपमेंट पे भी सब है। बहुत सारे लॉजिस्टिक्स फैक्टर्स भी हैं जो सरकार को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट लॉजिस्टिक्स और दूसरे कारणों को ध्यान में रखते हुए इसको खोल रही है, हर एलिजिबल ग्रुप के 100% लोगों का ये कर्तव्य है कि इसको लें, स्वयं लें, दूसरों को लेने के लिए प्रोत्साहित करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग लेकर के जो वो 80-85% हर्ड इम्यूनिटी वाली फिगर है उसको रीच करें, ताकि इस वायरस का हमारी सोसाइटी में फैलाव कम हो सके। ये एक मेरे हिसाब से ये एक नेशनल ड्यूटी है। आप ये समझ लीजिए कि हमारा देश इस समय कोरोना से एट वॉर है। तो वैसे वॉर में आर्मी जाके बॉर्डर पे लड़ती है, इस वॉर में हम सब एक आर्मी हैं और देश के अंदर हमें मिल करके इस दुश्मन से लड़ना है। एक बात। दूसरा, जब तक हम वैक्सीन को यूज करके हर्ड इम्यूनिटी और इस वायरस के डिक्लाइन तक नहीं पहुंच जाते, तब तक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और सबसे ज्यादा क्लोज जगहों पर बहुत सारे लोगों का इकट्ठा न होना, ये 4 हमारे जो पिछले 1 साल से पिलर्स रहे हैं, इसकी अभी भी प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है। मुझे मालूम है कि लोग फटीग हो गए हैं, थक गए हैं, बोर हो गए हैं, जिंदगी में वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि दुश्मन तो अभी भी है। जब तक वो दुश्मन है हमें प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये दुश्मन फिर हमें हिट करेगा और फिर हम लास्ट ईयर वाली अप्रैल वाली स्थिति में वापस जा सकते हैं, जैसा कि इस समय देश में नजर आ रहा है। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम प्रिकॉशंस को रखें, नंबर 1। नंबर 2, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद कुमार। दोस्तों, ये था लंग केयर फाउंडेशन की तरफ से एक प्रयास, जहां
दोनों फाउंडर ट्रस्टीज ने आपस में बातचीत करी और अब ये रिकॉर्डिंग आपके पास में है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा काम कीजिए। इस बार गूगल और व्हाट्सएप और इंस्टा वगैरह पर इसे सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। इसे एक बारी दोबारा देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इंश्योर कीजिए दैट यू केयर बिकॉज यू शेयर। आप सबको अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाओं के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहीं क्लोज करते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।